On est chez maman, la petite. Elle est là. Elle fait ses devoirs avec les infirmières. Je pourrais aller là-bas. दुनिया में एक खतरनाक पेट्रोफिकेशन वायरस फैल गया है और एक बार इन्फेक्टेड होने पर इंसान की बॉडी सख्त होने लगती है और धीरे धीरे एक पत्थर में बदल जाती है। जिन लोगों की स्किन ब्लैक है वो ब्लैक मार्बल में बदल जाते हैं और जिनकी गोरी स्किन है वो व्हाइट मार्बल में बदल जाते हैं। लेकिन असली डर पूरा पेट्रोफिकेशन होने के बाद आता है। इंसान का वजूद एक मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। C'est quoi ça? Oh, Rien, quoi rien? rien, rien. कहानी की शुरुआत पेरिस के एक होटल से होती है। एक छोटी लड़की मार्कर से एक आदमी के बाजू पर लाइन बना रही है। इस आदमी के बाजू पर काले धब्बे होते हैं और ये लड़की इन धब्बों को फॉलो करते हुए एक लाइन खींच लेती है जिससे एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाती है। लड़की को खेलते हुए देखकर ये आदमी गुस्सा नहीं होता। सीन शिफ्ट होकर अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे छोटी उम्र के नौजवान पार्टी कर रहे होते हैं। खेल खेल में एक आदमी अपने ड्रॉर से एक टैटू मशीन निकालता है और एक अजीब सा सिंबल एक लड़की की बाजू पर बना देता है और ये नीडल इस लड़की को चुभ जाती है लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। शाम तक जब वो थक हार के घर पहुंची, अल्फा की माँ जो देखती है उसकी बेटी से शराब की गंध आ रही है वो बहुत गुस्सा होती है और उसने अल्फा को बाथरूम में ले जाकर पानी से नहलाना शुरू कर दिया। जब उसने अल्फा का टॉप उतारा तो उसने अपनी बेटी की बाजू पर एक टैटू देखा। उसकी माँ चिल्लाने लगी कि तुम कहाँ गए थे और ये टैटू कहाँ से आया और इस पर अल्फा चौंक कर कहने लगी कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर उसकी माँ गुस्सा होती है लेकिन इस गुस्से के पीछे असल में डर होता है। उसकी माँ एक नर्स होती है और उसका असली डर था पेट्रोफिकेशन वायरस का। किसी को नहीं पता कि वायरस कहाँ से आया और कैसे बढ़ा और सबसे बुरी बात कि ये वायरस इंसान के शरीर में बहुत लंबे समय तक रह सकता है और जब इंसानों को इस वायरस के बारे में पता चला तो ये पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका था। लगभग आधी दुनिया इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। अल्फा की माँ को डर होता है कि कहीं गंदी नीडल इस्तेमाल ना की गई हो। वो जल्दी अल्कोहल से इस टैटू को डिसइंफेक्ट करती है और उसे हॉस्पिटल आने को टेटनस का शॉट लगाने के लिए कहती है। शाम को अल्फा ने अपनी माँ को गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुनती है और उसे लगा उसकी माँ शायद उसके बारे में ही बोल रही है। इसके बाद वो गुस्सा होकर अपने कमरे में आती है और सामने वाली बिल्डिंग को देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने जूते पहने, कपड़े पहने, अपना बैग उठाया और भागने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे उसने बैल्कनी पे कदम रखा तो तेज तूफान की वजह से सब कुछ हिलने लगा। इस खतरे के बावजूद भी अल्फा बाहर निकलती है। बेटी की चीख सुनकर माँ बाथरूम में दौड़ती है और अल्फा किसी तरह अपनी जान बचाते हुए लटकी हुई थी। अचानक से बिल्डिंग हिलने लगी और तूफान शांत हो गया। इसके बाद माँ अपनी बेटी को बचाकर अंदर ले गई। अपनी माँ को दुखी देखकर अल्फा डर जाती है और बार बार सॉरी बोलती है और इस बार उसकी माँ डांटती नहीं और कहती है कोई बात नहीं। अगली सुबह अल्फा हॉस्पिटल गई जहाँ पे उसकी माँ काम करती है। नर्स टेटनस का इंजेक्शन तैयार करती है लेकिन अल्फा को इंजेक्शन से डर लगता है। नर्स सोचती है कि अगर अल्फा को उस पर भरोसा नहीं है तो उसकी माँ को बुला ले, लेकिन अल्फा उसे रोकती है और कहती है मैं खुद लगाऊंगी। ये जानने के लिए कि कहीं उसकी बेटी के शरीर में वायरस तो नहीं है, अल्फा की माँ नर्स से कहती है कि सैंपल ले लेना। लेकिन हॉस्पिटल में पहले ही बहुत सारे सैंपल्स पड़े थे और इस टाइम पे टेस्ट करवाना नामुमकिन है। वो कहती है कि रिजल्ट 2 हफ्ते में आएंगे और इसी दौरान आईसीयू में अल्फा की माँ पेशेंट्स को चेक कर रही थी। लेकिन जिस कॉरिडोर में पहले भीड़ थी अब अचानक से सुनसान हो गया है। यहाँ तक कि डिनर देने भी कोई नहीं आया और पता चलता है कि इस खतरनाक वायरस से डरकर, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है, यहाँ की सभी नर्सेज ने मिलकर रिजाइन कर दिया है। इन पेशेंट्स की कंडीशन बहुत सीरियस थी और उनके शरीर में इन्फेक्शन 90% तक बढ़ गया था और ये लोग खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि इनका पूरा शरीर जम गया है। लेकिन ये वायरस अभी भी कंट्रोल में है। जब वो वार्ड के दूसरे हिस्से में गई तो वहाँ पे वो बेहद दर्दनाक नजारा देखती है। एक पेशेंट जो कल होश में था आज पूरी तरह से पत्थर बन चुका है। बेड पर पड़े पेशेंट को देखते हुए वो शांत रहकर इसकी बॉडी से सेंसर्स को हटाती है और उनको इज्जत देकर अलविदा कहती है। जबकि आज सुबह उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था तो इस वजह से उसकी बेटी अल्फा की क्लास मिस हो गई और जब होमवर्क सबमिट करने की बारी आई तो टीचर ने अल्फा को अपने पास बुला लिया। लेकिन जैसे ही अल्फा घूमी उसके हाथ पर लगा हुआ जख्म फट गया जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। यहाँ डेस्क पर उसका खून गिर गया और सभी स्टूडेंट्स शॉक में आ गए और सब लोग घबरा गए। अल्फा समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ मेरे हाथ पर लगी हुई एक चोट है
लेकिन इस वायरस का डर इतना ज्यादा था कि सबको लगने लगा कि अल्फा इन्फेक्ट हो चुकी है और टीचर अल्फा को स्कूल के डॉक्टर रूम में भेज देता है और उसके सभी दोस्त उसे अजीब तरीके से देख रहे थे और इस बात से अल्फा बहुत निराश होती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बुक्स पैक की और जल्दी से क्लासरूम छोड़ दिया। जैसे ही अल्फा बाहर निकली, एक एड्रियन नाम का स्टूडेंट उसके पीछे भागने लगा। असल में एड्रियन और अल्फा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब घर लौटकर अल्फा थोड़ा आराम करने वाली थी, लेकिन घर पहुंचकर उसने अपने बेडरूम में एक एक्स्ट्रा बेड देखा। दौड़कर चेक करने के लिए वो लिविंग रूम में गई और देखा कि वहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। उसे लगता है कि कोई चोर घर में घुस गया है और वो अपनी माँ को फोन करने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में वापस आई तो उसने एक अजीब आदमी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। इस आदमी को देखकर अल्फा डर के मारे किचन में छुप गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बाहर से वो आदमी दरवाजा खटखटाने लगा। अल्फा टेबल से एक चाकू उठाती है और आदमी को बोलती है कि मेरे पास मत आना, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्फा से कहती है कि देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारी माँ का छोटा भाई। जब तुम छोटी थी तुम मेरी गोद में पली हो। लेकिन अल्फा को अपना कोई मामा याद नहीं था। अगर सच में उसका कोई मामा होता तो पिछले 10 साल में वो सामने क्यों नहीं आया। और अल्फा की ये बात सुन के उसका मामा सिर्फ ये बोलता है उसकी सेहत खराब रहती है और वो अलग अलग जगहों पर रहता है। मैं अभी अभी वापस आया हूँ, अभी उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और इसीलिए वो उनके घर पर रहने आया था। आमिन की बात तो सही लग रही थी, लेकिन अल्फा उस पर भरोसा नहीं करती। जैसे ही वो याद करने लगी कि क्या सच में कोई उसका मामा है, तो आमिन आगे बढ़कर उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। तभी अल्फा की माँ काम से घर आती है और अपनी माँ को घर आते ही देखकर वो तुरंत अपनी माँ के पास भाग गई। तो माँ कहती है कि मिल लो अपने मामा से। अब ये साफ था कि आमिन सच बोल रहा था। इसके बाद अल्फा सैंपल कलेक्शन के लिए हॉस्पिटल गई और पेशेंट ज्यादा होने की वजह से उसे वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ा। जैसे ही अल्फा बैठी तो उसने अपने टीचर को एक बूढ़े आदमी को अंदर लाते हुए देखा जो इन्फेक्टेड था। सैंपल कलेक्ट होने के बाद अल्फा वापस अपने स्कूल गई और अपनी क्लासेस देने लगी, लेकिन स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उसके हाथ का जख्म फिर से बढ़ गया और वॉलीबॉल पर खून लग गया और बॉल पे खून लगा देखकर अल्फा के क्लासमेट्स ने उसे घिन और बुरी नजर से देखा। उसके टीचर को भी डर लगा कि अल्फा इन्फेक्टेड हो सकती है और वो अल्फा से कहता है जल्दी जाकर अपना इलाज करवाओ। जैसे ही अल्फा पीछे मुड़कर देखती है तो उसका टीचर बॉल को तौलिए से लपेटकर डस्टबिन में फेंक देता है। अपने दोस्तों से यूं अलग शलग रहकर अल्फा को बहुत बुरा लगता है और एड्रियन भी थोड़ा डरा हुआ लगता है। जब अल्फा देखती है कि एड्रियन भी उसे इन्फेक्टेड समझ रहा है तो वो गुस्सा और उदास होकर जिम छोड़ के चली जाती है। स्कूल के बाद अल्फा उसकी नानी के घर चली जाती है। आज ईद है और पूरा परिवार वहाँ खाने के लिए जमा हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंची तो अल्फा देखती है कि हॉलवे में 2 आदमी सो रहे थे और फर्श पर कई सारी सुइयां पड़ी थी। हॉलवे छोड़कर जब वो नानी के घर पहुंचे तो अल्फा के मामा और बाकी लोग पहले ही आ चुके थे और सब अपने अपने काम में लगे हुए थे और अल्फा चुपचाप टेबल पे बैठी देखती रही। आमिन छोटी उम्र में नशे की लत में पड़ गया था और तब से बाकी परिवार वाले उसके साथ बुरी तरह व्यवहार करते हैं और कोई भी आमिन से बात नहीं कर रहा था। खाने के बीच अल्फा देखती है कि आमिन एक कमरे में चला जाता है और अल्फा की माँ भी सावधानी से उसके पीछे जाती है और दरवाजे के छोटे से गैप से अल्फा देखती है कि आमिन जमीन पे पड़ा हुआ है और उसकी माँ उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही माँ ने अल्फा को दरवाजे पे देखा तो वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। तभी नानी वहाँ पर आती है और अल्फा उनके चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो झूठ कहती है कि मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही है। नानी ज्यादा सोचती नहीं और अल्फा को प्यार करते हुए कहा कि खुश रहो। स्कूल में अल्फा के साथ बाकी बच्चे बुरा बर्ताव कर रहे थे क्योंकि यह वायरस किस तरह से फैलता है ये बात किसी को नहीं पता, इसीलिए सभी बच्चों को लग रहा था कि अल्फा इन्फेक्टेड है और वो उससे दूर रहना चाहते। खासकर स्विमिंग करते वक्त कुछ बच्चों ने अल्फा को घेर लिया और कहते हैं कि तुम स्विमिंग करने नहीं जाना, लेकिन अल्फा को ये पसंद नहीं आया कि वो बच्चे उसे दबा रहे थे और उसने उन सबके ऊपर थूक दिया। बाद में स्विमिंग क्लास के दौरान जिस लड़की पर अल्फा ने थूका था उसने बदला लेने के लिए अल्फा को पीछे से खींचना शुरू कर दिया और उसके साथ ही मिलकर अल्फा को डुबाने लगे। अल्फा लड़ने की कोशिश करती है लेकिन गलती से वो पूल की दीवार से टकरा जाती है। उसका सर घिस गया और बहुत सारा खून बहने लगा। पूल में खून देखकर सारे लोग घबराकर भाग गए और स्कूल में बेटी को चोट लगने की खबर सुनते ही माँ तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन प्रिंसिपल उन बच्चों को सजा नहीं देता बल्कि वो अल्फा से कहता है कि तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। और सच ये था कि स्कूल को बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेन आ रही थी जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि हो सकता है अल्फा इन्फेक्टेड हो और उसको हमारे बच्चों के साथ नहीं रखो। अल्फा की माँ कहती है कि रिपोर्ट आने तक इंतजार कर लो, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि इसे
घर ले जाओ और तभी वापस आना जब रिपोर्ट क्लियर हो। प्रिंसिपल की बातें सुनकर अल्फा की माँ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और हॉस्पिटल पहुंचकर माँ ने अल्फा की रिपोर्ट निकाली, लेकिन ये वायरस बहुत समय तक शरीर में रहता है और ब्लड टेस्ट भी ये कंफर्म नहीं कर सकता जब तक कि सिम्टम ना दिखे। और माँ ने अब एक दूसरा तरीका सोचा और अल्फा को एग्जामिनेशन रूम में ले गई। उसने अल्फा के गले और बाकी शरीर के हिस्सों को ध्यान से चेक किया और सिम्टम के हिसाब से अगर इन्फेक्शन हो तो थ्रोट एरिया सबसे पहले इन्फेक्टेड होता है और पत्थरों की धूल जैसी चीज खांसी में निकलने लगती है और पेट में पत्थर बनने की वजह से दर्द होता है। और माँ ने अल्फा का गला ध्यान से चेक किया, लेकिन कोई भी धूल डस्ट नहीं मिला और पेट में भी कोई रिएक्शन नहीं था। जैसे ही माँ को लगता है कि अल्फा इन्फेक्टेड नहीं है तो अल्फा जोर जोर से खांसने लगी और उसके मुंह के पास स्टोन डस्ट देखकर माँ पूरी तरह से फ्रीज हो गई। अल्फा भी अपनी माँ की तरफ देखती है और तुरंत शीशे की तरफ भागती है और शीशे में खुद को देखकर वो हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पार्टी उसे बीमार कर देगी। ये जानकर कि उसकी बेटी भी इन्फेक्टेड है तो माँ बिल्कुल परेशान हो गई और वो जल्दी से इसका इलाज ढूंढने लगी। लेकिन ये स्टोन वायरस पिछले 10 सालों से फैला हुआ है और साइंटिस्ट इस बारे में बिल्कुल बेबस है और वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, इन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि वायरस आखिर कैसे फैलता है। और अब तक उनको सिर्फ ये पता है कि इन्फेक्ट हुए पेशेंट्स को अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती हैं और उदास होकर वो डेस्क पर लेट गई और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो अल्फा के कमरे में गई और अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे पर उसने एक अजीब सा सीन देखा। आमिन और उसकी बेटी बेड पर पड़े हिल रहे थे और दोनों की करवटें बिल्कुल एक जैसी थी और अपनी बेटी को दर्द में देखकर वो सिर्फ तसल्ली दे पाई। वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना शुरू करती है और तब उसे याद आया जब वायरस पहली बार फैला था उस वक्त बहुत सारे वायरस से इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल में आ गए थे और एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। यहाँ के बेड कम थे और हॉस्पिटल पहले से फुल और सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजे बंद करके पेशेंट्स को अंदर नहीं आने दिया और घबराए हुए पेशेंट्स ने एंट्रेंस हंगामा करना शुरू कर दिया। गार्ड्स के बर्ताव से वो खुश नहीं थे, लेकिन हॉस्पिटल इतने सारे लोगों को हैंडल नहीं कर सकता था तो गार्ड्स के पास भी कोई रास्ता ना होकर और वो इन सब को शांत करने की कोशिश करने लगी। वो कुछ सीरियस पेशेंट्स को अंदर आने देती है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग इतने थे कि सबको बचाना मुमकिन नहीं था और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लाशों के ढेर पड़े हुए थे और ये सब वायरस से मरे हुए पेशेंट्स थे। परिवार का कोई भी आदमी उन्हें लेने नहीं आया और इसलिए हॉस्पिटल ने उन्हें हॉलवे में ही छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने वायरस को रोकने की बहुत कोशिश की और अच्छी बात ये थी कि हर शरीर अलग होता है और इसीलिए पत्थर बनने की स्पीड सबकी अलग होती है। कुछ पेशेंट एक ही दिन में खांसी आने से लेकर सीधा पत्थर बन जाते हैं और कुछ लोगों को शुरू होने में सालों लग गए और बदकिस्मती से आमिन पहली वेव के इन्फेक्टेड लोगों में से होता है और आमिन की कंडीशन बहुत सीरियस होती है। पूरी पीठ पत्थर की बन चुकी थी। वो जांच के लिए सैंपल लेना चाहती थी, लेकिन जब उसने नीडल डाली तो खून रुक ही नहीं पाया और उसने गॉज की मदद से घाव भरने की कोशिश की पर अचानक से आमिन की पत्थर बनी हुई पीठ क्रैक होकर गिरती है और इन्फेक्शन की वजह से अल्फा अब स्कूल नहीं जा सकती थी। उसे आमिन के साथ घर पर रहना पड़ता है। माँ ने कभी सीधे नहीं बताया, लेकिन अल्फा जानती थी कि उसके मामा को कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है और पहले अल्फा आमिन से नफरत करती थी, लेकिन जब स्कूल में उसे अकेला छोड़ा गया तो अल्फा ने दुनिया के बुरे बर्ताव को महसूस करते हुए और धीरे धीरे वो अपने मामा के लिए बुरा फील करने लगी। जब वो बात कर रहे थे तो अल्फा की माँ घर पर जल्दी आती है और अल्फा को पानी की बोतल देकर कहा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, लेकिन अल्फा को ये समझ ना आई और वो बस थोड़ा सा पानी पीती है और ये देखकर माँ ने उसकी बेटी के गले से जबरदस्ती पानी नीचे उतारा। बाद में पता चलता है कि उसकी माँ ने ये चीज नोटिस की थी कि जो पेशेंट ज्यादा पानी पीते हैं वो धीरे धीरे पत्थर बनते हैं और गले को भी थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन आमिन जानता था कि ये सब बेकार है। आखिर वो भी इन्फेक्टेड है। पानी का असर बहुत कम है और अगर इन्फेक्टेड आदमी का शरीर कमजोर है तो ये वायरस 3 घंटे के अंदर पूरा पत्थर बना देता है और इस इन्फेक्शन का एक ही इलाज होता है, वैक्सीन। लेकिन वो सिर्फ एक आम सी नर्स है। दुनिया के इतने बड़े साइंटिस्ट अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर लेगी। आमिन अपने बहन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर अल्फा पहले से इन्फेक्टेड है तो उसे घर के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए, उसे पूरी तरह से जिंदगी को जीने दो और पता नहीं ये कितने दिन की मेहमान है। लेकिन अल्फा के वायरस के फैलने के डर से माँ ने सीधा मना कर दिया और इस बात पर घर में बहुत झगड़ा होता है और जाने से पहले बेटी घर से भाग न जाए इस डर से माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। शाम को उदास अल्फा बेड पे करवटें बदलती रही। जैसे ही उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो ऊपर से एक जोर की आवाज आती है। जब अल्फा ने दोबारा आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था और पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। अपनी उदास भांजी को
देखकर आमीन खिड़की खोलता है। अल्फा को छुप कर घर से बाहर निकाल दिया। वो एक बार में पहुंची जो इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ था और यहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे। इनमें से किसी को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो लोग गलत कर रहे हैं और ये लोग अपने आप को यहाँ बाहर के प्रेशर से फ्री महसूस करते थे। इस जगह पर उनके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं होता था और ये सीन देखकर अल्फा का मूड तुरंत से बदल गया और वो हॉल में इन्फेक्टेड लोगों के साथ डांस करने लगी और सुबह होने तक वो लोग एंजॉय करते रहे। और इसके बाद अल्फा अपनी मामा के साथ बाहर से निकल जाते हैं। आमीन अल्फा से कहता है कि जितना भी वक्त बचा है उसमें सब कुछ करो जो भी करना चाहते हो और अपनी सारी छुपी हुई भावनाएं बाहर निकाल दो। आमीन की बात सुनकर अल्फा को एड्रियन याद आता है और वो उसके घर के बाहर गई। एड्रियन अल्फा को देखकर खुश होता है। तभी अल्फा नोटिस करती है कि आमीन की पीठ पर भी बिल्कुल वैसा ही टैटू है और सच सामने आता है कि अल्फा का वो टैटू उस दिन एड्रियन ने ही बनाया था और उसी टैटू की वजह से वो आज बीमार हो गई है। गुस्से में अल्फा एड्रियन से कहती है कि तुम्हारी टैटू मशीन में वायरस था और वो कहती है कि जल्दी से अपना टेस्ट करवाओ। एड्रियन कुछ बोल पाता इससे पहले ही अल्फा अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है और अल्फा बस में बैठकर खुद को सबसे दूर करना चाहती है, लेकिन बस में उसके मामा पहले से मौजूद थे। अब आमीन अल्फा को समुद्र के किनारे ले गया। अल्फा ने सोचा कि शायद उसके मामा को थोड़ी शांति चाहिए और अचानक उसे पता चला कि आमीन कहीं से ड्रग्स ले आया था। अल्फा उसे रोकना चाहती थी लेकिन ये बात उसकी जुबान तक आकर रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि शुरू कैसे करे। जब तक वो कुछ बोलती आमीन बेहोश हो गया और वो भागकर पास वाले होटल में जाकर अपनी माँ को फोन किया और अपने भाई की हालात सुनते हुए उसकी माँ तुरंत वहाँ पर पहुँच गई और यहाँ पहुँचकर उसकी माँ को बीते हुए कल की याद आई। लगभग 10 साल पहले इसी समुद्र के किनारे और इसी होटल में आमीन छुपकर अल्फा को घर से बाहर ले आया था। कमरे में उसने ड्रग्स किए थे लेकिन छोटी अल्फा को कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा कि उसके मामा सिर्फ थके हुए हैं। जब तक अल्फा की माँ वहाँ तक पहुँची आमीन ने सांस लेना बंद कर दिया था और किस्मत से माँ अपने साथ एड्रेनालाइन शॉट ले आई थी और वो जैसे तैसे आमीन को बचा लेती है और आज वही सब दोबारा से हुआ। आमीन की कंडीशन फिर से बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया। अपने भाई को देखकर जिसका सिर्फ आधा चेहरा बचा था तो अल्फा की माँ का दिल टूटने लगा। पूरी तरह पत्थर बने हुए अपने भाई को देखकर अल्फा की माँ उसके पास ही लेट जाती है, लेकिन जब उसकी दोबारा आंखें खुली तो उसने खुद को घर पर पाया और अल्फा अपने कमरे में थी। सच ये था कि आमीन असल में 8 साल पहले ही इस बीमारी से मर चुका था और अल्फा की माँ उसे आज तक भूल नहीं पाई और अब ये बीमारी अल्फा को नहीं बल्कि उसकी माँ को हुई है और इस बीमारी में पेशेंट्स को अजीबोगरीब चीजें सच लगने लगती है, ऐसी चीजें जो कभी हुई भी ना हो। पेशेंट्स का इलाज करते हुए अल्फा की माँ खुद भी इन्फेक्टेड हो गई थी। जो आमीन उसे दिख रहा था वो उसी के दिमाग का बनाया हुआ एक ख्याल था। अपनी माँ को उदास देखकर अल्फा वो लोरी गाती है जो उसकी माँ उसे बचपन में सुलाने के लिए सुनाया करती थी और इसी पल में अल्फा सब कुछ समझ गई। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दोनों घर छोड़कर निकल गए। पर जैसे ही माँ बेटी घर से बाहर निकले तो घर से बाहर ही एक तूफान दिखाई देता है। गाड़ी की विंडशील्ड मोटी धूल से भर जाती है और ये सारी धूल उन लोगों की है जो पत्थर बन चुके हैं। यहाँ की उजाड़ सड़कें और चारों तरफ धूल को देखकर अल्फा का दिल बहुत परेशान होता है। इसके थोड़ी देर बाद माँ बेटी नानी के घर पहुँच जाते हैं। अल्फा की माँ गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। जैसे ही माँ गाड़ी से उतरी तो अल्फा देखती है कि उसके अंकल फिर से गाड़ी के सामने आ गए और दोनों बहन भाई हंसते खेलते हुए दूर चले जाते हैं। अल्फा उनके पीछे जाने वाली थी लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली तो हमें एक अजीब सा सीन दिखाई दिया। वो देखती है कि आमीन धूल बनकर गायब होता है और अपनी माँ को जमीन पर रोते हुए देखकर अल्फा वहीं की वहीं जम जाती है और हमें अल्फा के चेहरे पर इस बीमारी के साइन दिखने लगे। सच ये था कि अल्फा का परिवार और आसपास के सभी पड़ोसी सभी वायरस की शुरुआत में ही इन्फेक्ट हो गए थे। जमीन पर जो रेत पड़ी है वो असल में इंसान है जो पत्थर बन गए और अंत में अल्फा सच्चाई को अपनाती है और सोच लेती है कि जितनी जिंदगी बची है खुश रहकर जी लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।